Okay, so good evening, everyone. Today is 30th of May 2026, and I have got this video so that I'll be covering the news articles of as well as those important news articles which are expected to be in news tomorrow, that is on 31st. Okay, so this will be the final video for your current affairs that I have covered, and subsequently in the upcoming videos I'll be doing the revision part. Okay, so हम लोग 31st मई तक जितना हो सके हमने न्यूज़ कवर किया, एंड अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे जून से दिस विल बी रिलेटेड टू रिवीजन. स्पेशल इम्फेसिस दिया जाएगा ऑन द असम पार्ट, सो अच्छी तरह से देखिए. मैं आपका जो भी होगा और इन्फोग्राफिक नोट्स वगैरह वीडियो के फॉर्म पे लाऊंगा, तो आप देखते रहिए. एंड करंट अफेयर्स जो है हम लोग जून में भी देखेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे. ठीक है, हर एक न्यूज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है. एनीवेज, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है फॉर टुडेज डिस्कशन एज वेल एज फॉर टुमारोज डिस्कशन, दैट एंड दीज आर बानी ग्रासलैंड्स. Then we have the International Security Forum, which is conducted in Russia recently. Then we have the NESDA. This will be important from your governance point of view. Then we will be discussing about the expedition, which is known as Lokyan 26. From the point of view of environment, you can talk about Kalai 2 Dam and the white-bellied heron. Then we'll be discussing about right to trauma care. Then there was a news from Chandrayaan 2 regarding subsurface ice, presence of subsurface ice on moon. Stem cells in space, this will be our next topic. Then we'll be talking about India's fertility rate, followed by Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, where the total number of Supreme Court judges have been increased from 34 to 38, including the Chief Justice of India. Then we'll be discussing about the dowry dates in India. Then we'll be talking about the Blue Bones and Site 2026. It will be followed by ZC ZP instrument, then National Seed Reserve, Sky Cast System, Kill Switch of RBI, Ghepan Lake, and the National Family Health Service 6. Okay, so let's begin then. And the first news is Bani Grasslands. So here we'll be talking about the Bani Grasslands. So recently क्या हुआ, NTPC has proposed a solar project, and it is expected that this will threaten the fragile Bani grasslands. So Bani grasslands क्या है देखिए, it is a unique grassland which is situated in the Kutch district of Gujarat. And अगर देखा जाए तो ये जो grasslands है, this is the Asia's largest tropical grassland which had emerged from the sea due to tectonic activities. बानी ग्रासलैंड्स में कुछ इनहेबिटेड कम्युनिटीज़ के बारे में अगर हम देखते हैं, सो दीज आर मलधारीज, रबरीज, मुटवास एंड मेघवाल्स, एंड दीज आर ऑल पेस्टोरल ग्रुप्स. बानी ग्रासलैंड में अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेंज लाइट फिनोमेना भी देखा जाता है, जिसको चीर बत्ती या घोस्ट लाइट्स बोलते हैं, जो सनसेट के बाद यूजुअली कुछ मिस्टीरियस लाइट्स देखा जाता है यहाँ पे. एंड अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो छारी धंड वेटलैंड है इन द बानी ग्रासलैंड्स, ये बानी ग्रासलैंड्स में ही एक पर्टिकुलर वेटलैंड है, उसका नाम याद रखिए, छारी धंड वेटलैंड. सो इट वाज गिवन द रामसर साइट स्टेटस इन 2026. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बानी ग्रासलैंड्स. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़. दिस इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम ISF. सो रिसेंटली हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है श्री अजीत डोवल जी, सो ही अटेंडेड द फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम which was conducted in Russia. अगर देखा जाए सो इट वॉज हेल्ड इन मॉस्को अंडर द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन. इसमें मोर देन 120 रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस द ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस. कुछ अदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम्स भी हुआ है, ये तो रशिया में है पहली बार, लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे पोलैंड में हुआ था 2016 में. सो अगर देखेंगे पोलैंड ने ये कंडक्ट किया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड. ठीक है, उसमें प्राइमरी फोकस जो दिया गया था ऑन ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड रिलेशंस बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. सो सिमिलरली भी रशिया ने भी ये फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम मॉस्को में कंडक्ट किया है. दैन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नेसिडा. सो नेस्डा मतलब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट. सो रिसेंटली इफ़ यू सी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने जो एक नेस्डा पोर्टल है 2025 इसको लॉन्च किया है. नेस्डा के बारे में अगर हम देखते हैं, इट्स अ बाइनियल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो DARPG के अंदर है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स ऑफ द UN ई गवर्नमेंट सिक्योरिटी.
नेस्डा का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ द ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म फ्रॉम द सिटीजन्स पर्सपेक्टिव। इसमें अगर आप देखेंगे जो अलग अलग गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं अक्रॉस स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल मिनिस्ट्री के, ठीक है, ये हर एक पोर्टल को उसमें एसेस किया जाता है। पैरामीटर्स क्या क्या है नेस्डा फ्रेमवर्क में? जैसे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड मैच्योरिटी। और ये गवर्नमेंट टू कंपनी और गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विस सेक्टर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस को भी कवर करते हैं, ठीक है। सो नेस्डा फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर ही नेस्डा 2025 पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ इस अबाउट लोकायन 26, और ये एक एक्सपीडिशन है, आप देखोगे 10 महीने का, एंड उसका एम क्या है? टू कवर 22,000 नॉटिकल माइल्स अक्रॉस द ग्लोब। इट्स अ ट्रांस ओशियनिक जर्नी स्पैनिंग 13 कंट्रीज एंड फॉर 18 पोर्ट्स। ये शुरू हुआ था कोची से in the Southern Naval Command in January 2026, and you can see it's a part of the or it's in line with the vision of महासागर डॉक्ट्रिन जो इंडिया फॉलो करता है। इसमें एक पर्टिकुलर शिप है INS सुदर्शिनी, ठीक है। सो इट हैज़ लाइक लेफ्ट रिसेंटली, मतलब इंडिया का जो साउदर्न नेवल कमांड है उसमें से आप देखोगे पहला जो शिप है वो INS तरंगिरी था। सो तरंगिरी तो ऑलरेडी लिफ्ट कर चुका है। रिसेंटली न्यूज़ इसलिए था बिकॉज यहाँ से और एक शिप INS सुदर्शिनी अभी रिसेंटली यहाँ से मतलब ये जर्नी के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। अगर लोकायन के बारे में थोड़ा और देखते हैं, जो अभी रिसेंटली जो सेकंड शिप है INS सुदर्शिनी, इट हैज़ लेफ्ट द इंडियन साउदर्न नेवल कमांड। एंड INS सुदर्शिनी के बारे में अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पे लिखा हुआ इट्स बिल्ड इन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड इट इज़ बेस्ड एट कोची। सो रिसेंटली INS सुदर्शिनी जो रिसेंटली मतलब हमारी साउदर्न नेवल कमांड से निकला था, इट हैज़ रीच्ड एंटीगुआ एंड बारबुडा कैरिबियन आइलैंड, एंड इसलिए ही न्यूज़ में था, ठीक है। सो पहला जो न्यूज़ है आपको याद रखना है, अंडर द लोकायन 26 मिशन या एक्सपीडिशन, इसमें पहला शिप जो गया था वो है INS तरंगिरी, और ये आधा आप बोल सकते हो आधा ग्लोब कवर कर चुका है। दूसरा शिप जो है INS सुदर्शिनी, ये भी कोची से निकल चुका था एंड इट हैज़ रिसेंटली अराइव्ड इन एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कलाई टू एंड वाइट बेलीड हेरॉन। सो कलाई टू हाइडल जो प्रोजेक्ट है इसमें ये न्यूज़ में था बिकॉज अभी देखिए आप बोल सकते हो, जैसे हमने बोला था रिसेंटली, कल हमने पढ़ा था जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है जो हमने कल अच्छी तरह से डिस्कस किया था उसके बारे में। सो दिस पर्टिकुलर कमेटी हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस टू दिस पर्टिकुलर कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट, और इसके लिए फिर से एक इशू आया है, दैट इज़ द वाइट हेरॉन। जो मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो स्पीसीज़ है वाइट हेरॉन, ये पर्टिकुलरली कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। So since the forest advisory committee has given the green signal, or you can say in principle forest clearance, इसके वजह से ये न्यूज़ में था। कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। इट्स लोकेटेड इन द अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये लोहित रिवर के ऊपर है। और वाइट बेलीड हेरॉन के बारे में अगर देखते हैं, इसका कुछ अलग नाम मतलब ऑल्टरनेट नेम्स भी है, जैसे इंपेरियल हेरॉन भी बोलते हैं वाइट बेलीड हेरॉन को, ठीक है। करेंटली अगर देखा जाए इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द साउदर्न फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, पर्टिकुलरली अब देखा जाए तो भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न म्यांमार में मिलता है। ग्लोबल पॉपुलेशन अगर देखेंगे इट्स वेरी लेस, आप बोल सकते हो इट्स अराउंड 60 इंडिविजुअल्स ग्लोबली, और इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स ही बचा है। सो आप बोल सकते हो ये कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट में का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है, एंड दिस इज़ द केस ऑफ कंसर्न इन आवर स्टडी। वाइट बेलीड हेरॉन के बारे में अगर देखते हैं उसका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर ये पर्टिकुलर स्पीसीज आता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज राइट टू ट्रॉमा केयर। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट टू ट्रॉमा केयर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सो एक केस हुआ था सेफ लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें राइट टू ट्रॉमा को एक मतलब आप बोल सकते हो मतलब अभी इसको राइट टू लाइफ के अंदर रिकॉग्नाइज किया है। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिया है टू इम्प्रूव द ट्रॉमा केयर, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इमरजेंसी हेल्पलाइंस इनटू 112,
जो 112 नंबर है उसके साथ हर एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मतलब जहाँ से भी आप मतलब एक यूनिवर्सल नंबर बनाइए, जैसे 112 डायल करने से अक्रॉस लाइक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड या ट्रॉमा केयर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ है, सो इट कैन बी डील्ड हियर। फिर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द पीएम राहत कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, ट्रॉमा केयर के लिए जो पीएम राहत कैशलेस स्कीम है उसको ऑपरेशनलाइज करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड सैमरिटन ग्रीवेंस रेडरेस सिस्टम, ठीक है। बाकी अगर आर्टिकल 21 के बारे में आप देखते हो तो इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो है टाइम टू टाइम होते रहते हैं। सो अलग अलग जैसे राइट टू लिव, राइट टू डाई, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन, ये सारे लाइफ उसका जो है सब जितने भी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 21 दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर रखा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है वो बढ़ चुका है। वाई ट्रॉमा केयर मैटर्स, इंडिया में अगर देखा जाए तो नियरली 4.67 लाख एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं ड्यू टू ट्रॉमा एज पर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा ऑफ 2023। एंड नियरली आप बोल सकते हो हाफ ऑफ द रोड क्रैश फैसिलिटीज़ ये अवॉइड कर सकते थे, ठीक है, अगर टाइमली इंटरवेंशन होता है। क्योंकि रोड क्रैश फैसिलिटीज़ की वजह से ट्रॉमा वगैरह आने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लाइफ्स का भी बहुत लॉस होता है, ठीक है। तो लॉ कमीशन का जो 201st रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया था कि हाफ ऑफ द रोड क्रैश फैटलीज कुड बी अवॉइडेड अगर हम लोग टाइमली इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन लाते हैं। और तीसरा और एक पॉइंट देखिए, डिलेज इन इमरजेंसी केयर कंट्रीब्यूट टू एटलीस्ट 30% ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड डेथ्स। सो नीति आयोग और एम्स इमरजेंसी एंड इंजरी केयर रिपोर्ट 2021 ने ये हाईलाइट किया था कि जो डिलेज होता है इमरजेंसी केयर, इसके वजह से मोर देन 30%, आप बोल सकते हो मिनिमम 30% ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड डेथ्स इंडिया में होता है। सो इसलिए ट्रॉमा केयर को राइट टू लाइफ के अंदर लाया गया है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर रिकॉग्नाइज किया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट चंद्रयान 2। सो चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में देख लेते हैं। देखिए चंद्रयान 1 जो है इट्स अ फर्स्ट लूनर प्रॉब ऑफ इंडिया विच वॉज लॉन्च इन 2008। और उसके बाद चंद्रयान 2 लाया गया जो 2019 में लाया गया था, ठीक है। और इसमें आपका GSLV MK3 M1 जो लॉन्च व्हीकल है उसको यूज़ किया था फ्रॉम द SDSC श्रीहरिकोटा। मिशन में अगर कंपोनेंट्स देखते हैं चंद्रयान 2 में, उसमें विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो याद रखिए विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, ये दोनों यूज़ किया गया फॉर कम्युनिकेशन। और 8 पेलोड्स भी यूज़ किया गया जिसमें आपका मेज 2, ये सारे कुछ ऐसे कुछ आप बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसमें रिसेंटली आपको डेटा भी मिला होगा रिसेंटली कि जो मेज 2 है या MAZE है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ठीक है। मेज 2 जो है इट हैज़ डिटेक्टेड आर्गन जो है एलिमेंट आर्गन 40 इन द लूनर एक्सोस्फीयर। सो चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 3 में क्या है, इट वॉज लॉन्च इन 2023 यूजिंग द LVM-3 एंड इसमें भी आप देख सकते हो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर यूज़ किया गया था। एंड इसने रिकॉर्ड भी बनाया था बिकॉज इंडिया हैड बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ए सॉफ्ट लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। सो जो डार्क साइड ऑफ द मून है उसमें इंडिया पहला कंट्री बना जिसने सॉफ्ट लैंड किया था। एंड यू कैन से दिस वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। अभी रिसेंटली चंद्रयान 2 से कुछ डेटा आया है। So researchers from the Physical Research Laboratory Ahmedabad made this discovery by analyzing data from the Chandrayaan 2's orbiter. चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे कुछ डेटा आया। अभी ऑर्बिटर का नाम भी याद रखें, चंद्रयान 2 का अगर लैंडर देखेंगे तो विक्रम है, रोवर का नाम है प्रज्ञान, ऑर्बिटर का नाम याद रखिए, इसका नाम है DFSAR दैट इज़ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रैडर। और अगर देखेंगे इससे कुछ डेटा अभी रिसेंटली चंद्रयान 2 के इस पर्टिकुलर ऑर्बिटर से कुछ डेटा जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के रिसर्चर्स हैं उनको कुछ डेटा मिला है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर रैडर के बारे में अगर देखते हैं, इज़ द फर्स्ट फुल्ली पोलरीमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रैडर डिज़ाइन टू स्टडी द मून। और इसने ही जो है ये डिस्कवर किया है कि मतलब मून के सब सरफेस में आइस है, वो एविडेंस दिया है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में देखते हैं, सो ये पर्टिकुलर रिसर्च में क्या होता, डबली शेडोड क्रेटर्स जो थे या परमानेंटली शेडोड रीजन जो थे मून में, उसमें कुछ मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्बिटर उसके ऊपर ही घूम रहा था।
सो उसमें एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर अराउंड 248 -248.15 डिग्री सेल्सियस था। और कुछ की एविडेंस जैसे आपको मिला इस पर्टिकुलर ऑर्बिटर को, वो था जैसे रडार सिग्नेचर्स एंड लोबेट रिम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रेटर्स। अभी देखिए रडार सिग्नेचर्स और कुछ डेटा से ये कंफर्म हुआ कि आइस मिला है वहाँ पे, ठीक है। अभी लोबेट रिम मॉर्फोग्राफी क्या है? सो आप बोल सकते हो इट्स अ क्रेटर रिम विद डिस्टिंक्टिव फ्लो लाइक और लोब्ड अपीयरेंस, ठीक है। और जो ये ऑर्बिटर था वो एक पर्टिकुलर क्रेटर जो है, उसका नाम याद रखिए आप मून में, फर्स्टिनी क्रेटर, उसके ऊपर ही उसने ये स्टडी किया है। अभी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? पहला तो है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, रॉकेट फ्यूल, जैसे इन फ्यूचर वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो फ्यूल के लिए अच्छी बात है। इंडिया हो सकता है इन फ्यूचर इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगा। साइंटिफिक लीडरशिप भी है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार ये देखा है, मतलब कि हम लोग फार साइड ऑफ द मून में हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया, फिर हमारे ऑर्बिटर ने ये पर्टिकुलर आइस का एविडेंस भी दिया है सब सरफेस में। फिर कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो ये मिशन था हमारा चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, 2, 3, इट इज़ इन लाइन विद द नासास आर्टिमिस एकॉर्ड्स, ठीक है। सो हो सकता है इन फ्यूचर आर्टिमिस एकॉर्ड्स जो है उसके हिसाब से, मतलब हो सकता है इन फ्यूचर जो नासा के स्पेस मिशंस होगा वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करेगा इन डिफरेंट एरियाज, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ग्रोइंग स्टेम सेल्स इन स्पेस। सो ये भी मिशन है, आप बोल सकते हो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉट्स जो थे इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दे कंटिन्यूइंग रिसर्च एफर्ट्स टू मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टेम सेल्स फॉर थेरापीज ऑन अर्थ थ्रू हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल एक्सपांशन इन स्पेस। सो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है या आप बोल सकते हो स्टडी है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल एक्सपांशन इन स्पेस। इसके अंदर ही मतलब ये देखा गया माइक्रोग्रेविटी में स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रोग्रेविटी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इट हेल्प्स स्टेम सेल्स क्वालिटी ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड इट विल पोटेंशियली इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रिजेक्शन इन पेशेंट्स। तो स्टेम सेल थेरेपी जो है स्पेस में इसलिए करें क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे आप बोल सकते हो फैक्टर्स हैं जो मतलब स्टेम सेल प्रोडक्शन को हेल्प करता है, ठीक है। स्टेम सेल्स अगर देखा जाए तो दीज आर फाउंडेशनल सेल्स, जैसे आप बोल सकते हो ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हार्ट मसल सेल्स जो है, इसके सारे जो सेल्स हैं इनके फाउंडेशनल सेल्स है स्टेम सेल्स, ओके। तो स्टेम सेल से आप अलग अलग सेल्स बना सकते हैं, जैसे ब्रेन सेल, हार्ट मसल सेल, ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर स्टेम सेल्स का एक स्पेशलिटी आप बोल सकते हो, इट हैज़ अ कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल। सो दे हैव द कैपेसिटी टू यू कैन से डिवाइड एंड क्रिएट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, और उससे वो लोग अलग अलग सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर कैपेसिटी फॉर डिफरेंशिएशन, दे हैव द नेचुरल एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, जो हमने पहले देखा, ये सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकते हैं और अलग अलग सेल्स भी फॉर्म कर सकते हैं खुद। सो ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से सोर्स, स्टेम सेल्स को हम तीन टाइप ऑफ मतलब स्टेम सेल्स हैं, तो याद रखिए आप लोग, स्टेम सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स स्टेम सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। एक है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, दूसरा है एडल्ट और सोमेटिक स्टेम सेल्स, और तीसरा है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे, स्टेम सेल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, डिफरेंशिएटेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज टोटिपोटेंट सेल्स है और प्लूरिपोटेंट सेल्स है, ठीक है। सो टोटिपोटेंट सेल्स जो होता है, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स, और जो प्लूरिपोटेंट सेल्स है, दे हैव द एबिलिटी टू differentiate into tissues of the body, but they are unable to produce all tissues. So totipotent cells आप बोल सकते हो, they can be like they can वो differentiate हो सकते हैं, मतलब वो खुद को अलग अलग सेल्स में जैसे पॉसिबल सेल टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्लूरिपोटेंट सेल्स जो होते हैं, they are differentiate into the tissue cells, ठीक है। सो याद रखिए स्टेम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आप एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, एडल्ट और सोमेटिक स्टेम सेल्स एंड इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कैटेगराइज कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन पोटेंशियल आप उसको टोटिपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। इंडिया का जो TFR है वो अभी 1.9 हो चुका है एज पर द SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024। TRF क्या होता है? इट्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए वीमेन कुड हैव ओवर हर रिप्रोडक्टिव एज। यूजुअली 15 to 59 ईयर्स के बीच एक वीमेन
मतलब कितना चिल्ड्रन बियर कर सकते हैं उसको ही TFR बोलते हैं। पहले अगर देखा जाए तो TFR वॉज हाई, ठीक है, फिर ये अभी 1.9 तक ड्रॉप हो चुका है। ATF of about 2.1 is the replacement level where the generation replaces itself for stable population। याद रखिए, और एक TFR के साथ और एक मतलब वर्ड आता है रिप्लेसमेंट लेवल। पहले जो अभी देखिए रिप्लेसमेंट लेवल कितना है इंडिया में 2.1 है, मतलब जो आप बोल सकते हो जब एक जनरेशन, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एक कपल, वो जैसे हस्बैंड और वाइफ है तो उनकी 2 बच्चे हैं तो यू कैन से अराउंड 2 और 2.1 एक एवरेज फिगर निकालेगा ताकि वो लोग अपने मतलब जनरेशन को लेवल रिप्लेस कर सकते हैं। बट अभी अगर देखा जाए तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुका है TFR 1.9, ठीक है। सो दिस शोज अ डिक्लाइनिंग और श्रिंकिंग पॉपुलेशन। फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें TFR स्टिल हाई है। एवरेज तो इंडिया का 1.9 तक ड्रॉप हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा TFR है। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय UP देन MP, ओके। और लो TFR स्टेट्स में अगर देखेंगे और यूटीज़ में देखेंगे तो दिल्ली पहले आप बोल सकते हो आता है, फिर केरला और तमिलनाडु। अभी सम ऑफ द रीजंस फॉर विच TFR इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया, तो आप बोल सकते हो इंक्रीज वीमेंस एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स और कुछ डिलेड मैरिजेस भी है जिसकी वजह से TFR घट रहा है। फिर इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव्स भी है। पॉजिटिव ये होगा कि रिसोर्स कंजर्वेशन होगा, पॉपुलेशन घटेगा तो एजुकेशनल इफिशिएंसी बढ़ेंगे। निगेटिव्स ये है कि हाई डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब आप बोल सकते हो कि एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, यंग पॉपुलेशन कम होगा, राइट। तो क्या होगा, इट विल ब्रिंग सम डिपेंडेंसी इन द यंग जनरेशन्स अहेड, क्योंकि वहाँ पे मतलब एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। लेबर शॉर्टेजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि यंग लेबर फोर्स कम होगा। माइग्रेशन प्रेशर्स भी होगा, जैसे एजिंग सोसाइटीज़ में रिलाई मोर ऑन इमिग्रेशन टू फिल द वर्क फोर्स गैप्स, जैसे हम देख रहे हैं रशिया में भी ऐसा होता है। सो जैसे यहाँ से लोगों को इंडिया से वर्क फोर्स को जो है लेके जाते हैं वो लोग, ठीक है। सो माइग्रेशन प्रेशर्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं अबाउट एड्रेसिंग जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 को पास किया है अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी अगर देखा जाए तो ये क्यों लाया गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस नंबर ऑफ जजेस है इंक्लूडिंग द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नंबर्स को बढ़ाना था। सो जो था वो पहले फिगर 34 जजेस थे इंक्लूडिंग द CJI, ये अभी आफ्टर द ऑर्डिनेंस इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 38। फिर दिस इज़ द 7th टाइम आप बोल सकते हो जब टोटल SC के जो आई मीन नंबर ऑफ जजेस है वो बढ़ चुके हैं। और अगर देखोगे तो दिस पर्टिकुलर जो ये चेंजेस हुए थे, सो अब एक पर्टिकुलर एक्ट को याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। सो इसके हिसाब से आप देखो यहाँ पे 7th टाइम जो ये इंक्रीज़ हुआ है सिंस सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950, एंड दिस हैज़ बीन डन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। मतलब आप देखिए ऑर्डिनेंस तो है 123 के अंदर ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन जो ये पावर है ऑर्डिनेंस और ये जो प्रोविज़न है जिसके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकते हैं वो होता है अंडर द सेक्शन 2। तो याद रखिए सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट है 1956, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो करेंट स्टेटस ऑफ जुडिशियरी अगर देखेंगे, जुडिशियल पेंडेंसी एज पर द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, नियरली 93,000 केसेज इन द सुप्रीम कोर्ट वो अब तक पेंडिंग है। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर देखेंगे, हाई कोर्ट्स में ओवर 6.4 मिलियन, ठीक है, तो आप बोल सकते हो अराउंड 60 लाख केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर देखा जाए तो और ज़्यादा है, 490 मिलियन और 490 लाख केसेस पेंडिंग है इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अभी पेंडेंसी किस लिए होता है, देखिए नॉन लीनियर इम्पैक्ट ऑफ एक्सपांशन है, जैसे डाइल्यूशन ऑफ कोर्ट मैंडेट यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर कुछ इनएडिक्वेट जज और पॉपुलेशन रेशियो है, हमने देखा है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, इनफैक्ट इंडियन जुडिशरी स्पेंस अगर देखा जाए इंडिया स्पेंस ओनली 0.1% ऑफ GDP ऑन जुडिशरी। सो GDP का जो ये मतलब फिगर है आप बोल सकते हो, जैसे हेल्थ में हमने देखा था इंडिया अराउंड 2% स्पेंड करता है, अभी इसको बढ़ाना है। वैसे ही जुडिशरी सेक्टर में भी मतलब जो
एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा है, डिजिटल इंटीग्रेशन वगैरह है, तो इसको क्या करना है, गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि कैसे मतलब टोटल स्पेंडिंग्स जो है वो जुडिशरी में थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं बजट में, ठीक है। कुछ बॉटलनेक्स भी है, जैसे आप बोल सकते हो प्रोसीड्यूर डिलेज, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबऑर्डिनेट स्टाफ शॉर्ट। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द जुडिशरी। कुछ स्टेप्स जैसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर मैकेनिज्म है, लोक अदालत, लोकायुक्त है, ठीक है, स्टेट्स में। फिर नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स जो 2011 में लाया गया था फॉर रिडक्शन ऑफ एरियर्स एंड डिलेज। फिर अदर इनिशिएटिव्स में अगर लिख सकते हो आप, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कुछ है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये सब आप लिख सकते हो, विच कैन बी यूजफुल फॉर एड्रेसिंग जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सोशल क्राइसिस ऑफ डाउरी डेथ इन इंडिया। ये कुछ फिगर्स है, मैं ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप जस्ट देख लीजिए करंट स्टेटस जो है एनसीआरबी के डेटा 2024 के डेटा से रिलेटेड। कुछ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस भी दिया है कैसे डाउरी डेट्स को कम कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, फिर ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल्स, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस, ठीक है, ये सब देख सकते हो आप। लीगल प्रोविजंस जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट है 1961, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 80 जो पहले आईपीसी के सेक्शन 304 बी था, उसको आप कोट कर सकते हो। फिर सेक्शन 85 जो है, जो आईपीसी के पहले सेक्शन 498 ए था, ये सब बीएनएस के कुछ प्राविधान यू कैन से लीगल प्रोविजंस है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, और दूसरा इविडेंट्री बैकिंग में अगर आप देखेंगे, सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसएस के अंदर अगर आप देखेंगे, सो उसमें सेक्शन 118 है, जो पहले सेक्शन 113 बी आता था ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। अभी आपको पता होगा शायद कि एविडेंस एक्ट जो है इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो पहला जो सेक्शन 113 बी आता था ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872, उसको रिप्लेस किया बाय द सेक्शन 118 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये सब कुछ लीगल प्रोविजंस है। अभी ज़्यादातर अगर केसेस डाउरी रिलेटेड डेथ में आप देखेंगे तो यूपी में ज़्यादा है, फॉलोड बाय एमपी, ओके। नेक्स्ट लेट्स गो टू ब्लू बोन्स। सो ब्लू बोन्स क्या है, दीज आर इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर यू कैन से इको फ्रेंडली ओशन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो ये जो बॉन्ड है ब्लू बोन्स, इट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 2018 बाय द रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है यू कैन से दे हैव मेड द इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम फोकस स्टेट ओन एनबीएफसी, एंड दे आर लॉन्चिंग द फर्स्ट ब्लू बोन्स इन दिस फिस्कल ईयर। मतलब जो जिससे देखिए ब्लू बोन्स का जो कॉन्सेप्ट ही अब तो समझ में आ गया होगा, जो बोन्स रिलेटेड है ओशन फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है। और ये 2018 में रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ने पहली बार लॉन्च किया था। इंडिया का पहला ब्लू बोन्ड अगर देखेंगे, इट विल बी लॉन्च बाय द सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ZCZP। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट्स सेबी रेगुलेटेड फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट ऑफर्स नेदर इंटरेस्ट नॉर रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, और अगर देखेंगे इट विल हैव ए मेजरेबल इम्पैक्ट रेदर देन फाइनेंशियल रिटर्न्स, एंड इसमें 10% लिमिट भी है। दैट मीन्स ए कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन सब्सक्राइबिंग टू ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स कैनॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स CSR। कोई भी कंपनी अगर जैसे मान लीजिए अंडर द सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर कोई कंपनी किसी का शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, सो वो मैक्सिमम मतलब 10% तक ही लिमिट है उसका, याद रखिए। ZCZP इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके 10% तक ही वो लोग कंपनी का मतलब कुछ शेयर वगैरह खरीद सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको देखना है। फिर अभी और एक न्यूज़ यहाँ पे CSR के बारे में अगर देखोगे तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कम्स अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और इसके अंदर ही क्या है, कंपनीज आर obligated to allocate 2% of the average net profit of the preceding 3 years to CSR activity। मतलब एक कंपनी का जो लास्ट 3 years का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में खर्च करने होते हैं। फिर शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट जो है मतलब ये जो कंपनीज एक्ट है 2013, इट इन्यूमरेट्स एक्टिविटीज़ दैट कैन बी, उसमें मतलब एनलिस्टेड दिया गया है किस किस चीज़ों में आप लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो 2% वाला जो
एवरेज एनुअल प्रॉफिट है इन द लास्ट 3 ईयर्स, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, इट्स गिवन द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. सो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज एनेबल्ड कंपनीज टू फुलफिल देयर CSR ऑब्लिगेशंस थ्रू ZC-ZP इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज किसी भी कंपनी अभी रिसेंटली मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, शेड्यूल 7 में कुछ चेंजेस किए हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और इसके अंदर जो ZC-ZP इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैंने डिस्कस किया था, सेबी रेगुलेटेड फंड रेजिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, इस पे भी अभी कंपनीज मतलब अपना जो CSR का पैसा है वहाँ पे वो लोग मतलब ये कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्काईका सिस्टम. स्काईका सिस्टम क्या है? इट्स एन एडवांस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग एंड फोकसिंग सिस्टम. ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा वेदर से रिलेटेड और इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी से रेडर, विंड प्रोफाइलर, सोडर, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर एंड CL61 लीडर बेस्ड सेलोमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंटीग्रेट रहेंगे. और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे रेडर विंड प्रोफाइलर जो है, इट मेजर्स द विंड स्पीड, डायरेक्शन, टर्बुलेंस, वर्टिकल वेलोसिटी एंड बाउंड्री लेयर डायनेमिक्स अप टू 3 किलोमीटर्स. ठीक है. जो अलग अलग यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, GFS, CL61, इस सब के बारे में यहाँ पे मतलब बोल सकते हो डिटेल में दिया हुआ है. जैसे GFAS जो है दैट इज़ ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करता है? इट एनालाइजेस फॉग ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स एंड एरोसोल फॉग इंट्रैक्शंस. CL61 अगर देखेंगे, इट्स अ सेलोमीटर, इट ट्रैक्स द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ फॉग. और स्काईकास जो है इज़ बेस्ड ऑन द इनसाइट्स फ्रॉम विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट वाइफेक्स. और ये जो वाइफेक्स वाला जो आप बोल सकते हो एक एक्सपेरिमेंट है, आप स्टडी है, ये IIT मद्रास और IIT दिल्ली ने मिल के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 2015 में कंडक्ट किया था इन दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके. न्यूज़ इसलिए है बिकॉज जो इंडिया है, हमारी जो देश है, इट हैज़ बिकम द 19th कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्टॉल द स्काईका सिस्टम एट IGI एयरपोर्ट अंडर द मिशन मौसम इनिशिएटिव. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिख के रखिए इसको. फिर घेपान लेक है. घेपान लेक अगर देखेंगे रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज वहाँ पे रैपिड मेल्टिंग हो रहा है ऑफ द आइस और इट्स पॉजेसिंग ए थ्रेट टू द सिसु विलेज जो हिमाचल प्रदेश में है. घेपान घाट जो ग्लेशियल लेक है, इट इज़ सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4068 मीटर अबव सिसु एंड सिसु विलेज जो है उसके अराउंड 4068 मीटर्स उस मतलब ऑल्टीट्यूड में है. घेपान लेक अगर देखेंगे, इट्स ए मोरिन डैम्ड ग्लेशियल लेक और थ्रेट इसका कंटिन्यूस रिपोर्ट आ रहा था, जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने टाइम टू टाइम इसका जो डेटा है वो दिया था. और बिटवीन 1989 टू 2022 ये लेक का जो साइज़ है, इट हैज़ नियरली ट्रिपल इन साइज. सो रीज़न इसलिए क्योंकि इसमें जो आइस है वो मतलब ये आइस जो है वो धीरे धीरे गलना शुरू हुआ है और अभी वो लेक का साइज़ भी बढ़ गया है. फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने क्लासीफाई किया इस लेक को एज हाईली वल्नरेबल लेक एंड चांसेस है कि इन फ्यूचर इस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF यहाँ पे हो सकता है. ठीक है. अगर ऐसा होता है तो घेपान लेक की वजह से आसपास के जो विलेजेस हैं इंक्लूडिंग द सिसु विलेज, सो ये हो सकता है फ्लड हो उसमें. ठीक है. फ्लैश फ्लड्स आए. नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी साइट 2026. एक एनुअल रिपोर्ट है जो 2023 से रिलीज़ हो रहा है बाय द ICRI. इसके कुछ हाइलाइट्स से आप देख सकते हो यहाँ पे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट डाउन दिस लाइक हाइलाइट्स. ओके. नेक्स्ट नेशनल सीड रिजर्व NSR अगर देखेंगे, सो ये नेशनल सीड रिजर्व क्या है? इट्स एन इंटरवेंशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन विच कम्स अंडर द कृष्णज्योति योजना. ठीक है. सो नेशनल फूड सिक्योरिटी नेशनल मिशन जो है NFSNM, इसके अंदर ही ये नेशनल सीड रिजर्व्स को बनाया गया है. एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो ये NFSNM है, इट कम्स अंडर द कृष्णज्योति योजना. एम क्या है इस पर्टिकुलर नेशनल सीड रिजर्व का? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सर्टिफाइड एंड फाउंडेशन सीड्स फॉर फार्मर्स स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस और नेचुरल कैलामिटीज़. अभी ये पर्टिकुलर नेशनल सीड रिजर्व को इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसके लिए एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस भी रहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे ये NSR मिलता है, सब मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं. फिर जो सीड्स हैं, दिस सीड्स आर केप्ट इन NSR
एंड उसको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू साथी पोर्टल के थ्रू स्टेट्स या कोई भी मतलब बॉडीज़ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो उसको मतलब उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, उसका डेटा वो लोग रखते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सीड रिजर्व ऑफ 1,74,000 क्विंटल्स। ओके, फिर लेट्स टॉक अबाउट द किल स्विच। सो रिजर्व बैंक ने रिसेंटली इन इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2025-26 मेंशन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए किल स्विच मैकेनिज्म। अभी किल स्विच मैकेनिज्म क्या है? यू कैन से इट अलाउज द सिस्टम, डिवाइस और अकाउंट और सर्विस टू बी डिसेबल्ड और ब्लॉक इमीडिएटली। कभी अगर कुछ इमरजेंसी आया, ठीक है, कुछ सिस्टम जैसे साइबर अटैक्स हुए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, सारे सिस्टम को मतलब डिसेबल या ब्लॉक करने के लिए एक किल स्विच बनाने का मतलब ये प्रोविजन है अंडर द आरबीआई। करेंटली कंज्यूमर्स के पास ये ऑप्शन है दैट दे कैन स्विच टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजेक्शन्स ऑन और ऑफ। एंड आरबीआई जो है इट इज़ इंटेंडिंग टू एक्सटेंड इट्स डिजिटल पेमेंट मोड्स इंक्लूडिंग यूपीआई, इंटरनेशनल इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। किल स्विच का ज़रूरत क्या है? देखिए, पहला तो कस्टमर फ्रॉड प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग डिजिटल एरर स्कैम्स एंड ग्रेटर कस्टमर कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शन्स। सो किल स्विच अब तक आरबीआई ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका प्रोविजन है, याद रखिए, ठीक है। ट्रॉमा केयर अगर देखते हैं, वी हैव डिस्कस दिस, इट कम्स ऑन द आर्टिकल 21। नेक्स्ट कनाडा के बारे में एक न्यूज़ था दैट इंडिया एंड कनाडा हैव लॉन्च द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम। कनाडा का लोकेशन यहाँ पे नेबर्स देख सकते हो आप पॉलिटिकल फीचर्स में, और जियोग्राफिकल में आप देख सकते हो इट हैज़ द इट्स द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया। एंड लैंडस्केप्स में अगर देखेंगे यहाँ पे इट इंक्लूड्स आर्कटिक टुंड्रा एंड बोरियल फॉरेस्ट, रॉकी माउंटेन्स एंड फर्टाइल प्रेरीज। इट होल्ड्स अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिजर्व्स थ्रू इट्स लेक्स एंड रिवर्स। एंड इसमें 5 ग्रेट लेक्स है, आपको पता ही होगा ये। ऑफ द 5 lakes, only Lake Michigan lies entirely within the US. Okay. नेक्स्ट एक न्यूज़ आया था रिलेटेड टू डिजिटल मैरीटाइम इनिशिएटिव्स। सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं आप लिख सकते हो उसको, जैसे यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल, द हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, 24/7 ग्रीवेंस मॉड्यूल जो है ई नाविक, देन शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल ई समुद्र एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल, ठीक है। फिर एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आया था 2024-25 एंड ये जो है इट ऑल्सो कम्स अंडर द सागर अंकलन फ्रेमवर्क। तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से रिलेटेड है, मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030 से रिलेटेड है, एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 से भी ये रिलेटेड है, ठीक है। सो पूरा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इनिशिएटिव जो है 4 या 5 इनिशिएटिव जो भी दिया है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो जो ये डिजिटल मैरीटाइम इनिशिएटिव्स है दे वर डेवलप बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इसको याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़, इरोजन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड रूल बेस्ड आर्किटेक्चर बाय पावरफुल स्टेट्स। सो हमने देखा है रिपीटेड वायलेशंस हो रहा है ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इन द रिसेंट टाइम्स। कुछ एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, जैसे वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर बाय यूज़ ऑफ फोर्स, जैसे रशिया यूक्रेन वार, रशिया का जो इन्वेजन है ओवर यूक्रेन, यूएस इजराइल वार ऑन ईरान। फिर डिसरिगार्ड फॉर यूएन क्लोज, जैसे चाइना जो करता है, इट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर है उसको नहीं मानते हैं, यूएन क्लॉज को भी नहीं मानते। फिर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, जैसे आप बोल सकते हो कुछ जो इनडिस्क्रिमिनेट कैजुअलिटीज़ हो रहे हैं गाज़ा में। फिर चाइना का जो ट्रीटमेंट ऑफ यूगुर्स इन जिंगजांग। फिर वीकेनिंग ऑफ आर्म्स कंट्रोल रेजिम, जैसे यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी था बिटवीन यूएस एंड रशिया, उसको भी टर्मिनेट किया गया है। फिर फेलियर ऑफ द एनफोर्समेंट एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स हमने देखा है, जिससे इलीगल डिफोरेस्टेशन हो रहा है अमेजोन में, ठीक है। वीक इंस्टीट्यूशन, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डेडलॉक्स जो है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के जो इनेबिलिटी है टू प्रोसिक्यूट मेजर पावर्स, ये सब कुछ आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, which shows the erosion of international law in recent years. Next, Supreme Court directions to curb sex trafficking of women and children, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6 रिलीज़ हुआ है रिसेंटली। 2023-24 का जो डेटा है वो आ चुका है। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 शोज़ द डेटा ऑफ 2023-24। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आप ये सब नोट कर लीजिएगा। जैसे मैटरनल हेल्थ में अगर देखेंगे, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज इंप्रूव हो चुका है
जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में था आपका 88.6, अभी 90.6 हो चुका है। वैसे मदर्स रिसीविंग एटलीस्ट 4 ANC विजिट, वो भी बढ़ चुका है अभी। फिर चाइल्ड इम्यूनेशन भी इम्प्रूव हो चुका है। अलग अलग अगर देखते हैं आप, स्टनिंग, सीवियर वेस्टिंग, अंडर 5 जो अंडर वेट है, अंडर 5, ये सब में अभी आपने देखा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। हेल्थ प्रोटेक्शन में देखिए इंश्योरेंस कवरेज बढ़ चुका है फ्रॉम 41 टू 60.2%। कुछ स्कीम्स भी दिया हुआ है साइड में देखिए, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। फैमिली प्लानिंग में अगर देखेंगे 66.7%, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, इम्प्रूव होकर 69.1% जा चुका है। फिर आपका वुमेन एम्पावरमेंट में आप देखेंगे तो ये सब भी है। जो वुमेन पहले इंटरनेट यूज़ करते थे एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, वो 33.3%, अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 64.3%, ठीक है। फिर वुमेन विथ ए बैंक और सेविंग्स अकाउंट 78.6% था, अभी 89% हो चुका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लिख के रखिए। फिर लास्ट न्यूज़ है आपका, नीति आयोग रिलीजेस फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स आप नोट करके रखिए। पायोनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, IP, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है, प्रोडक्शन, पीपल, पार्टनरशिप, फिर ये सब डेटा आप लिख के रखिए, ठीक है। की टारगेट्स अगर देखेंगे अंडर द विच वेर सेट अंडर द नीति आयोग फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप। पहला जो टारगेट है दैट इज बिल्ड ए रेजिलिएंट 120 to 150 बिलियन US$ सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बाय 2035। इस सारे पॉइंट्स को लिख के रखिए यहाँ पे। कैप्चर 10 to 13% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट, इमर्जिंग एज टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर एडवांस पैकेजिंग एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, OSAT। फिर अचीव 15 to 25% ऑफ चिप सेल्फ सफिशिएंसी बाय 2030, स्किलिंग टू जिसको बढ़ाना है बाय 35 to 50% बाय 2035। फिर अटेन 55 to 70% वैल्यू सेल्फ सफिशिएंसी फॉर एवरी चिप कंज्यूम डोमेस्टिकली बाय 2035। एंड लास्ट है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन एज ए ट्रस्टेड, रेजिलिएंट एंड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखिए। दीज आर डेटा विच हैव बीन रिलीज बाय नीति आयोग इन इट्स फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप रिपोर्ट। ओके, फिर वाई इंडिया मस्ट एक्ट नाउ। अगर हम अभी ये अगर टाइम है अच्छी तरह से हम लोग अपना इसको मतलब डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जैसे अभी सेमीकंडक्टर का अगर डिमांड आप देख सकते हो, इट्स प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 200 बिलियन US$ इंडस्ट्री होने जा रहा है बाय 2035। यू कैन से ये अच्छा टाइम है हम लोग जहाँ पे सेमीकंडक्टर और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। सप्लाई चेन रिस्क हमने देखा ही है, सेमीकंडक्टर हम बाहर से अगर इंपोर्ट करेंगे, ऐसे अगर वार्स चलता रहेगा, ईरान और US का जो वार चल रहा है इसराइल का, ठीक है, ऐसे सप्लाई चेन रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर। इसलिए जल्द से जल्द मतलब हमको सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करना है। तीसरा, फॉरेक्स ट्रेड। इंडिया का बहुत सारा पैसा बाहर जाता है क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर बाहर से लाते हैं। ऑलमोस्ट 150 बिलियन US$ का खर्च होता है। इम्पोर्ट अगर देखेंगे, एक फिगर दिया हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 17 to 25 अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इंडिया का 150 बिलियन US$ फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया है जस्ट फॉर इम्पोर्टिंग द सेमीकंडक्टर्स, ओके। और ये प्रोजेक्टेड है कि अगर हम लोग सेमीकंडक्टर हम इसी रेट में अगर हम लोग इम्पोर्ट करते रहेंगे बाय 2035, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑलमोस्ट मतलब 240 बिलियन US$ उसमें खर्च होगा, जस्ट बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है कुछ, जैसे अगर हम लोग हैविली इम्पोर्ट कर रिलाई करते हैं ऑन इम्पोर्टेड चिप्स, तो ये हो सकता है इन फ्यूचर हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा सेमीकंडक्टर कुछ चिप्स देते हैं, ठीक है। फिर इट कैन थ्रेटन आवर एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर्स। सोसाइटल इम्पैक्ट भी देखेंगे क्योंकि डोमेस्टिक चिप्स आर क्रिटिकल फॉर अफोर्डेबल 5G और 6G एक्सपेंशन होने जा रहा है। ऑल दिस थिंग्स कैन कंट्रीब्यूट टू डिजास्टर। इसलिए हमको इंडिया एज ए कंट्री वी हैव टू एक्ट फास्ट, ओके। इतना ही था आज का कंप्लीट, थोड़ा लंबा हुआ है वीडियो, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। सारी न्यूज़ को आप कवर कर लीजिए। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रख दिया है, हो सकता है मैंने स्किप किया है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, जो डेटा है मैंने लिखने को आपको बोला वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स यहाँ पे लिख लीजिए। अगर डिटेल्स में नहीं लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा 1-2 जो फिगर्स दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।